लड़ाई के कारण अनाथालय के छात्रावास के ठीक बगल में जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया और गड्ढे के बीच में विकिर और सेयर थे। जब धुएं का पर्दा गायब हो रहा था और सेयर जमीन पर घुटनों के बल लेटी हुई थी, विकिर ने उसे घूरना शुरू कर दिया और अपनी तलवार उठा ली। विकिर ने अपनी मुट्ठी कस ली, जिससे बेल्जेबब तलवार की धार चमकने लगी। हमारे लड़के की आंखें चमकने लगीं और उसने एक जानलेवा नजर से तलवार को जोर से घुमाया, जिससे वह धीरे धीरे सेयर की ओर बढ़ने लगी। सेयर इतनी घायल हो गई थी कि वह खुद का बचाव नहीं कर सकती थी। उसने क्रूर भाग्य का सामना करने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन फिर कुछ हुआ और लाल बालों की लटें तैरने लगीं। जब विकिर की तलवार धीरे धीरे तेजी से सेयर के सिर के पास आ रही थी, रोज बीच में आ गई और जमीन की ओर देखते हुए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। विकिर का ध्यान उस पर था और उसकी आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गई थीं। मूल रूप से मरे हुए लोग उन चीजों से बहुत ईर्ष्या करते थे जो उनके पास नहीं थीं, इसलिए उनमें जीवित प्राणियों को काटने और अंधाधुंध हमला करने की प्रकृति थी। रोज ने विकिर की आंखों में भी नहीं देखा। एक मरे हुए होने के बावजूद उसे कुछ जागरूकता लग रही थी। हमारे लड़के ने उसे ध्यान से देखा और पाया कि वह दूसरों से अलग थी। सेयर जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, मैना बैकलैश से लकवाग्रस्त। विकिर की नजर उस पर टिकी हुई थी। उसे नहीं पता था कि लाश रानी और इस महिला ने लड़ने की अपनी इच्छा क्यों खो दी थी। उसी समय एक शानदार रोशनी उस क्षेत्र पर केंद्रित हुई जहां वे थे, और एक गार्ड ने उल्लेख किया कि उन्होंने घुसपैठियों को ढूंढ लिया है। यह सुनकर विकिर की आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था या उन्हें क्यों खोजा गया था। वह सतर्क हो गया, पीछे मुड़ने लगा, और एक गंभीर नजर से उसे एहसास हुआ कि यह सैडी की आवाज थी और गार्ड आ गए थे। जब हमारा लड़का विचलित था, रोज ने अवसर का लाभ उठाते हुए सेयर को पकड़ लिया, जो बेहोश हो चुकी थी। उसने अपना हाथ आसमान की ओर बढ़ाया और एक जादू सक्रिय किया, जिससे उनके चारों ओर नीली ऊर्जा प्रकट हुई। यह महसूस करते हुए विकिर की आंखें घृणा और क्रोध से चमकने लगीं। उसे पता था कि वह अब और समय बर्बाद नहीं कर सकता। एक उग्र निगाह के साथ वह मुड़ा और एक दृढ़ भाव के साथ रोज को घूरते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसे खत्म करने के लिए तैयार हो गया, यह जानते हुए कि वह उन्हें भागने नहीं दे सकता। विकिर का ध्यान रोज पर हमला करने पर नहीं, बल्कि सेयर पर था। उसने बेल्जेबब तलवार को ठीक से घुमाया और तलवार की धार सेयर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन हमले के उस तक पहुंचने से ठीक पहले रोज ने सेयर को गले लगा लिया और खुद को बीच में रख लिया, जिससे विकिर की तलवार उसकी पीठ में घुस गई। हमला इतना शक्तिशाली था कि उसके मुंह से खून निकलने लगा और धीरे धीरे वह बेहोश होने लगी। लेकिन यह पर्याप्त से अधिक था, क्योंकि जादू पूरी तरह से सक्रिय हो गया और दोनों उस जगह से गायब हो गए। विकिर ने ऊर्जा के निशान को देखना शुरू किया और खुद को क्रोधित महसूस करने से नहीं रोक पाया। हील्स पहने किसी व्यक्ति ने जोर से जमीन पर पैर पटका। यह प्रोफेसर सैडी और हथियारबंद गार्ड थे। जब प्रकाश विकिर पर केंद्रित हो रहा था, उसने एक पैर जमीन पर रखा, अपने सिर को छूना शुरू किया और मुस्कुराते हुए नाइट ब्लडहाउंड से खुद को दिखाने के लिए कहा। आधी रात हो चुकी थी जब सैडी और हथियारबंद गार्ड उस क्षेत्र में पहुंचे जहां गड्ढा था, लेकिन विकिर जल्दी से वहां से गायब हो गया था। उसने अपने हाथ कमर पर रखे और बताया कि यहाँ कोई नहीं है। वह जमीन पर देखने लगी और विकिर को स्वर कहते हुए बड़बड़ाने लगी। उसके बगल में खड़े गार्ड में से एक का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। वह उसे देखने लगा और खुद को भ्रमित होने से नहीं रोक सका। सैडी ने अपना संयम खो दिया, अपने दांतों को भींचा और गड्ढे की ओर एक शक्तिशाली किक मारी। वह गुस्से में थी क्योंकि वे देर से पहुंचे थे
और रात का ब्लडहाउंड उस जगह से भाग गया था। अब सैडी ने विकिर द्वारा छीनी गई एक आंख पर पट्टी बांधी थी। जब वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि यह कैसे हुआ, तो उसका ध्यान किसी चीज ने खींचा, जिससे उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। गड्ढे के बीच में विकिर का मुखौटा जमीन पर पड़ा था। यह जानकर सैडी और भी क्रोधित हो गई कि वह भाग गया था। वास्तविकता यह थी कि विकिर एक कुत्ते में बदल गया और उस क्षेत्र को छोड़ दिया। अब वह अनाथालय के छात्रावासों से काफी दूर जा चुका था। वह पूरी गति से दौड़ने लगा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अगले दिन सूरज उग आया और किरणें अकादमी की खिड़कियों से टकराने लगीं। एना ने अपनी मुट्ठी भींची और उत्साहित नजर से बताया कि परीक्षाओं के बाद अकादमी का महान कार्यक्रम आ गया है। त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला था। उसके सामने विकिर, डोलर्स, सिंक्लेयर, बियांका, ट्यूडर, पिग्गी और सांचो थे। एना ने उन्हें देखना शुरू किया और मुस्कुराते हुए बताया कि इस साल अकादमी के लिए उत्सव की अवधारणा कुछ अलग थी। कपड़ों से भरी एक कोट रैक गाड़ी थी। एना की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। उसने अपने हाथ से कपड़ों की ओर इशारा करना शुरू किया और उत्साहित मुस्कान के साथ बताया कि इस साल की अवधारणा एक भूतिया घर थी। यह सुनकर सिंक्लेयर की आंखें उत्साह से भर गईं। उसने अपने हाथ जोड़े और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि यह हैलोवीन था। और अब जब वे कठिन परीक्षाओं से मुक्त हो गए थे, तो यह कार्यक्रम बहुत ध्यान आकर्षित करने वाला था। डॉलर्स ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और उसकी आंखें आश्चर्य और उत्साह से चौड़ी हो गईं। वह खुद को शर्माने से नहीं रोक सकी, यह सोचकर कि भूत की तरह तैयार होना मजेदार होने वाला है। बियांका ने अपनी ठोड़ी को अपनी उंगली से छूना शुरू कर दिया और भ्रमित नजर से कहा कि अकादमी उत्सव में यह परंपरा नहीं है। ट्यूडर, जो उसके बगल में था और अपनी बाहें क्रॉस किए हुए था, उसकी ओर मुड़ा और एक जिज्ञासु भाव के साथ सोचा कि वह सही थी। पिग्गी की आंखें शांति से भरी थीं। उसने सांचो की ओर मुड़कर उल्लेख किया कि यह एक प्राचीन परंपरा है जिससे प्रोफेसर भी बच नहीं सकते। सांचो की आंखें उत्साह से चमकने लगीं। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और मुस्कुराते हुए कहा कि परंपराएं महत्वपूर्ण हैं। अन्ना ने 2 बक्से निकाले और एक खुशमिजाज मुस्कान के साथ फैसला किया कि यह देखने के लिए लॉटरी निकालने का समय है कि कौन किस तरह के भूत की पोशाक पहनने जा रहा है। सिनक्लेयर और डॉलर्स आपस में बात करने लगे। विकर, जो पीछे हाथ जोड़े खड़ा था, चुपचाप देखने लगा। उसने अपना सिर नीचे किया और चिंतित भाव से जमीन को देखने लगा और अपने विचारों में डूब गया। विकर को वह क्षण याद आया जब रोज ने रास्ते में कदम रखा था और हमला झेलते हुए सेयर को बचाया था। 8वीं लाश रानी सेयर थी और 8वीं लाश को न मारना, जब वह अपनी आधी शक्तियों का भी उपयोग नहीं कर सकती थी, एक बहुत बड़ी गलती थी। उसे बास्करविले के शिकारी कुत्तों की याद आने लगी। राक्षस एंड्रोमेलियस के खिलाफ अपनी लड़ाई में उसे परिवार के शूरवीरों से मदद लेनी पड़ी। फिर उसे डेंटालियन के खिलाफ अपनी लड़ाई याद आई, जिसमें वह और डॉलर्स मौजूद थे। विकार एक उच्च श्रेणी का स्नातक था, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या वह 8वीं लाश का सामना अकेले कर सकता है, जब वह पूरी शक्ति से काम कर रही थी। अंत में एक एक करके राक्षसों का शिकार करने के लिए उसे बास्करविले की 7वीं और पूरी तकनीक को पूरी तरह से सीखना था और स्वॉर्ड मास्टर के स्तर तक पहुंचना था। विकार ने अपने मुंह में छिपी एक किताब और 2 दाढ़ों की कल्पना करना शुरू कर दिया। 10वीं तकनीक, स्टॉकिंग एम्बुश, जिसे सिक्स्थ फेंग हॉरिजॉन्टल एम्बुश ट्विन टीथ ऑफ विजडम कहा जाता है। 6ठी और 7वीं तकनीकों के बीच के अजीब सिद्धांत को समझना था और अंतिम विनाश तकनीक का उपयोग करने में सक्षम होना था।
और छठी और सातवीं तकनीकों के पीछे के सिद्धांत को स्वॉर्ड्समैनशिप पुस्तक में लिखा गया था। छठी तकनीक की दीवार को पार करने के लिए व्यक्ति को सभी मानवीय भावनाओं को त्यागना था, और सातवीं तकनीक सीखने के लिए व्यक्ति को अपनी मानवीय भावनाओं को पुनः प्राप्त करना था। अपने पिछले जीवन में विकर का शरीर जख्मों से भरा था, फिर भी वह अभी भी यह नहीं समझ पाया था कि किसी को उन भावनाओं को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है जिन्हें अभी अभी त्याग दिया गया था। उसे एहसास हुआ कि इसके लिए बुनियादी स्तर के स्नातकों के प्रशिक्षण विधियों की तुलना में पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जहां कोई भावनाओं को मारना और शिकारी कुत्ता बनना सीखता है। विकर ने अपने जबड़े के नीचे अपना हाथ रखा और अपने पिता ह्यूगो की कल्पना करने लगा, जो अपनी तलवार निकाल रहे हैं और शक्तिशाली मन से घिरे हुए हैं। हमारे लड़के का मन भ्रम से भर गया। उसे नहीं पता था कि ह्यूगो कैसे तलवारबाज बन गया था। जब वह विचलित था, डॉलर्स अन्ना के पास गया और एक ड्राइंग लॉट निकाला। उसका ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। विकर अपनी मदहोशी से बाहर आया, उसकी ओर मुड़ा और खुद को उत्सुक होने से नहीं रोक सका। डॉलर्स ड्राइंग लॉट को पास ले आई, उसका निरीक्षण करने लगी और उसने बताया कि उसे नाइट हाउंड की तरह तैयार होना था। अन्ना ने अपने मुंह पर हाथ रखा और उसकी आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं, जब उसे याद आया कि नाइट ब्लडहाउंड ने हाल ही में को वादीस परिवार के अनाथालय पर हमला किया था। एक उदास भाव के साथ उसने माफी मांगी, कहा कि यह उसकी गलती थी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। डॉलर्स ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, और वह ऐसा करने जा रही थी। उसने ड्राइंग लॉट को अपनी छाती पर रखा, अपनी आंखें बंद कीं और खुद को शर्माने से नहीं रोक सकी, क्योंकि वह नाइट हाउंड से प्यार करती थी। अन्ना ने विकर की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा कि अब उसकी बारी है। उसे जल्दी से जल्दी चुनने के लिए कहा, क्योंकि वह ध्यान का केंद्र था। विकर ने अपने गाल को अपने हाथ से छूना शुरू कर दिया और खुद को भ्रमित महसूस करने से नहीं रोक सका। उसने अपना हाथ बॉक्स के अंदर डाला और यह देखकर कि हर कोई इसका मजा ले रहा था, उसे याद आया कि वे सभी अभी भी छोटे हैं। उसने एक ड्राइंग लॉट निकाला और यह देखने पर कि उसे क्या पहनना है, उसकी आंखें डर से भर गईं। वह चुपचाप उसे देखने लगा। उसे नहीं पता था कि उसे यह कैसे मिला। डॉलर्स ने सभी से मुंह मोड़ लिया, जबकि दूसरी तरफ अन्ना और सिंक्लेयर उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा कि उसे क्या मिला है। बियांका भी दिखाई दी। उसने अपने हाथ उनके सिर पर रखे और यह जानने के लिए भी उत्सुक हो गई कि विकर किस तरह की पोशाक पहनने जा रहा है। हमारा लड़का चुप रहा। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। एक बात थी जिसे विकर अपने अतीत से पूरी तरह भूल गया था, अकादमी महोत्सव के दौरान की परंपरा। त्योहार का दिन आ गया और अकादमी में सभी ने कपड़े पहने। रात का समय था और माहौल आरामदेह और मजेदार था। कहीं कहीं उत्सव में एक बियर बार था। कई छात्र एक साथ इकट्ठे हुए और उत्साहित मुस्कान के साथ अपनी मुट्ठियां भींच लीं और जयकारे लगाने लगे। बार में ट्यूडर था, जो एक वाल्किरी के रूप में प्रच्छन्न था। उसके मुंह में एक गुलाब था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक प्रसन्न नजर से सुंदर महिला से पूछा कि क्या वह ल्यूकन के बार में उसके साथ कविताएं और शराब साझा करना चाहेगी। संचो भी वहां था, एक रसोइया के रूप में प्रच्छन्न, एक हाथ से एक प्लेट पकड़े हुए। उसने एक चम्मच से स्टू को हिलाना शुरू किया और एक मुस्कान के साथ ल्यूकन के बार में सभी का स्वागत किया। वादा किया कि वह बार में आने वाले सभी लोगों को गर्म खून वाले स्टू का एक मुफ्त हिस्सा देगा। यह एक ऐसा व्यंजन था जो योद्धा का खून खौला सकता था। वहां मौजूद महिला ने एक पिशाच की पोशाक पहनी हुई थी। उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं।
उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा कि ग्राहक बार को रोशन करने जा रहे हैं और वह उन सभी का इंतजार कर रही होगी जो आना चाहते हैं। पिग्गी ने परी की पोशाक पहनी हुई थी। उसकी आंखें शर्म से चौड़ी हो गईं और वह शर्माए बिना नहीं रह सका। वह ग्राहकों के पास गया और घबराए हुए भाव से उनसे यह ब्रोशर लेने को कहा। यह देखकर कि ल्यूकन के पास इतनी प्यारी लड़की है, छात्र शर्माए बिना नहीं रह सके और उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उनमें से एक ने ब्रोशर लेने के लिए हाथ बढ़ाया और घबराते हुए पूछा कि इस कीमती परी का नाम क्या है। तभी फ्रैंकस्टीन की पोशाक पहने बियांका प्रकट हुई और उसने अपने कंधे दोनों छात्रों के कंधों पर टिका दिए। गंभीर नजर से उसने उनसे कहा कि वे बार के सदस्यों के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते। यह देखकर घबराई हुई नजर से दोनों ने माफी मांगी। जब बियांका का ध्यान भंग हो रहा था तो लाल रंग की पोशाक पहने कोई व्यक्ति बार में दाखिल हुआ। उसका ध्यान उन पर केंद्रित था और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गई। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। बार में पहले से ही कई ग्राहक अच्छे भोजन का आनंद ले रहे थे और वहां डॉलर्स भी थी जो वेट्रेस थी। लाल हील्स पहने हुए कोई व्यक्ति उसकी ओर चलने लगा, जिससे तनाव पैदा हो गया। किसी ने राष्ट्रपति डॉलर्स का ध्यान खींचा। बियर के जग के साथ एक ट्रे लेकर चलने वाली और नाइट ब्लड हाउंड की पोशाक पहने डॉलर्स की आंखें आश्चर्य और जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। वह यह देखने के लिए मुड़ी कि यह कौन था। एक बार जब वह मुड़ी तो वह कुछ हद तक निराश और भ्रमित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। यह प्रोफेसर वेंसी मॉर्ग्यू थी जो एक महिला की पोशाक में थी। भ्रमित नजर से डॉलर्स ने पूछा कि वेंसी मॉर्ग्यू उससे क्या चाहती है। प्रोफेसर ने अपनी बाहें पार की और एक गंभीर भाव के साथ पूछा कि उस पोशाक में क्या चल रहा था। डॉलर्स उत्सुक हो गई और मुड़ी। वेंसी मॉर्ग्यू ने अपना हाथ बगल की ओर बढ़ाया और कहा कि उसे पता है कि यह एक त्योहार है, लेकिन उसे यकीन था कि उसने सोचा होगा कि उसका भेष समाज पर कैसा प्रभाव डालेगा। उसने पूछा कि वह खुद को उस क्रूर, बेकाबू अपराधी के रूप में कैसे पेश कर सकती है। दृढ़ निश्चय से भरी आंखों से वह एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर उसने कहा कि उसे यह भेष पसंद है। यह सुनकर वेंसी मॉर्ग्यू चुपचाप उसे देखने लगा। वह बगल की ओर मुड़ा, अपनी आंखें बंद की, अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने देने का फैसला किया। वह उसका अकादमिक सलाहकार हो सकता था, लेकिन उसे यह बताने का कोई अधिकार नहीं था कि वह क्या कर सकती है या क्या नहीं, इसलिए वह जो चाहे कर सकती थी। डॉलर्स चुप रही, उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। ट्यूडर का ध्यान उन पर केंद्रित था और उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। उसने एक हाथ अपनी कमर पर रखा, दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और पूछा कि वेंसी मॉर्ग्यू यहाँ क्या कर रही थी। सांचो ने अपनी बाहें पार की और चुपचाप देखता रहा। पेगी का ध्यान उन पर था और उसने गंभीर निगाह से बताया कि उत्सव के दौरान शिक्षक अपनी आय बढ़ाने के लिए सज-धज कर अपनी कक्षा और क्लब बूथ पर जाते हैं। वे आपस में बातचीत करने लगे। वेंसी मॉर्ग ने अपनी बाहें क्रॉस कीं और उसकी आंखें गुस्से से चमकने लगीं क्योंकि अगर यह भेष न होता तो वह यहाँ नहीं आता। और इसके अलावा व्यंजनों की कीमतें इतनी अच्छी नहीं थीं। कुछ मिनट बाद डोलरस, जो खाने की ट्रे पकड़े हुए थी, प्रकट हुई और शांत निगाह से बताया कि वह आलू और भुना हुआ चिकन लेकर आई है जो उसने ऑर्डर किया था। वेंसी मॉर्ग चुप रही और सोचती रही। डोलरस ने खाना टेबल पर रखा। वहां फ्रेंच फ्राइज, भुना हुआ चिकन और स्टू की एक प्लेट थी। वेंसी मॉर्ग का ध्यान खाने पर था। उसने देखा कि सामग्री की गुणवत्ता खराब थी और व्यंजन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाए गए थे जो खाद्य सुरक्षा में प्रमाणित नहीं था।
ये व्यंजन खराब तरीके से तैयार किए गए थे और एमएसजी से भरे हुए थे। एक चम्मच का उपयोग करके उसने खुद को स्टू का स्वाद चखने के लिए तैयार किया। उसे कोई उम्मीद नहीं थी। उसे लगा कि भोजन का स्वाद कचरे जैसा होगा। उसने स्टू का स्वाद चखा और वह स्तब्ध रह गया। डॉलर्स, जो अपने पेट पर हाथ रखे हुए मेज के सामने खड़ी थी, ध्यान से देखने लगी, यह देखने के लिए कि भोजन के बारे में उसकी क्या राय होगी। प्रोफेसर वेंसी मॉर्ग की आंखें फीकी पड़ गईं और उनकी आंखें आश्चर्य और उलझन में फैल गईं, जिससे उन्हें पसीना आ गया। उनका ध्यान भोजन पर केंद्रित था। उन्हें नहीं पता था कि यह इतना अच्छा क्यों था। उन्होंने कल्पना करना शुरू कर दिया कि भुना हुआ चिकन चमक रहा है और स्वादिष्ट लग रहा है। जब मांस को तोड़ा गया तो उसमें से बेहतरीन धुएं जैसा स्वाद और नमकीन स्वाद निकल रहा था, और मॉर्ग परिवार के क्षेत्र से आए आलू धीरे धीरे टूटने पर एक स्वादिष्ट स्वाद छोड़ रहे थे। उन्होंने मेज पर जोर से मारा और एक उग्र नजर से वह उसे घूरने लगे और यह जानने की मांग की कि भोजन किसने तैयार किया है, यह मानते हुए कि उन्होंने एक बाहरी शेफ को काम पर रखा है। रेप्टकॉम ने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और एक शांत नजर से उल्लेख किया कि शेफ क्लब के सदस्यों में से एक था। उसे यकीन था कि वेंसी मॉर्ग शेफ को अच्छी तरह से जानता था। बार की रसोई के अंदर ग्रिल के सामने एक चुड़ैल थी। उन्होंने लाल लिपस्टिक लगाई थी। यह कोई और नहीं बल्कि विक्कीर था, जो चुड़ैल की पोशाक पहने हुए था। वह गंभीर निगाहों से खाने को देखने लगा और पैन को हिलाने लगा। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।